सख्त सर्दी का मौसम था। हमारे मोहल्ले में एक पीर साहब आए हुए थे जो लोगों के बकौल बहुत पहुँचे हुए थे। उनकी दुआ में बड़ा असर था। क्या मर्द क्या औरतें, सबकी ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह पीर साहब के हाथ चूमने का एक मौका मिल जाए। पीर साहब रोज़ाना रात को मोहल्ले के किसी एक घर में क़याम करते और वो घर वाले खुद को खुशकिस्मत समझते। वहाँ पर उनकी खूब खिदमत सेवा की जाती थी। फिर एक रात हमारे घर वालों को पीर साहब की खिदमत का मौका मिल गया। मेरी वालदा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सारा दिन किचन में खाने बनाती रही। शाम होते हुए हमारे घर पहुंच गए। मेरी वालदा और वालिद ने मज़ेदार खानों से उनकी तवाज़िया की और कुछ नकदी भी पेश की, जिसे कबूल करके पीर साहब ने हाथ उठाकर लंबी दुआएं मांगी और मेरी भोली भाली माँ खुशी से निहाल हो गई। रात को अब्बा ड्यूटी पर चले गए और पीर साहब का बिस्तर बैठक में लगा दिया गया। जब सोने का वक्त आया तो पीर साहब ने मेरी अम्मी से कहा कि सोने से पहले मुझे टांगें दबाने की आदत है, वरना मुझे नींद नहीं आती। अम्मी ने जड़ से मुझे हुक्म जारी कर दिया कि इरम बेटी, बाबा जी की टांगें दबा दो, और खुद कमरे से बाहर निकल गई। अब मेरा कोई भाई तो था नहीं, इसलिए ये इंतहाई अहम फरीज़ा मुझे सौंप दिया गया। मेरी अम्मी तो पीर साहब की इतनी कदरदान थी कि उन्हें पता चलता तो वह खुद ये काम करने लग जाती। मुझे एक तो पहले ही पीर साहब अच्छे नहीं लगते थे, ऊपर से उनकी टांगें दबाने वाला काम मेरे गले पड़ गया। चारों चिनार मैं उनकी चारपाई पर बैठ गई और टांगें दबाने लग पड़ी। थोड़ी देर बाद पीर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, मैं गर्म कर देता हूँ। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर दबाने लग पड़े। मुझे बहुत उलझन महसूस होने लगी, लेकिन एक तो वो बड़े हरदिल अजीज़ थे, दूसरा मैं नासमझ बच्ची थी, इसलिए खामोशी से उनके बिस्तर पर बैठी रही कि वह नाराज़ ना हो जाएं। फिर उनकी दस्त दराजियाँ बढ़ती चली गईं। मैं खामोशी से बैठी रही। कोई 1 घंटा वो मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करते रहे। जब उनका दिल भर गया तो मुझे कहने लगे, अब जाकर सो जाओ, बाकी कल रात दबाना। यह सुनकर मैं परेशान हो गई कि यह सब कुछ कल भी करना पड़ेगा। मैं खामोशी से जाकर बिस्तर पर लेट गई। मेरे दिल में इस पीर साहब के लिए शदीद नफरत भर गई थी। मुझे उसी शख्स का असल चेहरा पता चल गया था जिसको सर आंखों पर बिठाते थे, लेकिन अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर अगले दिन सारे मोहल्ले में बात फैल गई कि पीर साहब मुसलसल दूसरी रात भी खिदमत का मौका हमारे घर वालों को देना चाहते हैं। मैं समझ गई थी कि पीर साहब की नज़र मुझ पर है। उस रात भी हस्बे तवक्का पीर साहब की टांगें दबाने की जिम्मेदारी मेरी। असल में मेरी माँ मुझे बच्ची समझती थी, लेकिन पीर के लबादे में छुपा वो शख्स मुझे जवान होती लड़की समझता था। उस रात पहले तो वो देर तक मुझसे टांगें दबाता रहा। जब उसने देखा कि मेरी माँ सो गई है तो मुझे कहने लगा, तुम थक गई होगी, थोड़ी देर यहाँ बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तुम्हारी टांगें दबा देता हूँ। मैंने इनकार में सर हिला दिया, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। मुझे भींचकर अपने बिस्तर पर डाल लिया और मेरे जिस्म को छूने लगा। मैं समझ गई कि कल तो बच गई थी, आज बचना मुश्किल है। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था जो मुझे इस भेड़िए के हवाले करके खुद मज़े से दूसरे कमरे में सो रही थी। मैंने भागने का सोचा, लेकिन उसे शैतान की गिरफ्त के आगे मैं खुद को ऐसी चिड़िया समझ रही थी जिसको किसी ताकतवर बात ने दबोच कर रखा हो। कमरे में मदद सी लाइट चल रही थी। अचानक वो भी बुझ गई, शायद अब बिजली बंद हो गई थी। मैं बेबस होकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखने लगी। अब वो जैली पीर बिस्तर से उठकर बैठा हुआ था और मैं किस्मत की मारी खौफ से आंखें बंद किए लेटी हुई थी। अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई और साथ ही मुझ पर से पीर साहब की गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसके बाद कमरा रोशनी से भर गया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरी माँ हाथ में बड़ा सा डंडा पकड़े गजबनाक बनी खड़ी थी। फिर देखते ही देखते मेरी माँ ने पीर साहब पर डंडों की बारिश कर दी। वह शैतान अपने जूते छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसने दरवाज़ा खोला और रात के अंधेरे में फरार हो गया। उसके बाद वह जैली पीर कभी हमारे इलाके में नज़र नहीं आया। मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि उसको शक तो पीर साहब पर पहली रात ही हो गया था, लेकिन आज रात मैंने छुप कर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। मेरी अम्मी ने खुद ही घर की लाइट बंद की थी ताकि पीर साहब को डंडा पड़ने से पहले समझने का मौका ना मिल सके। फिर मुझे गले से लगाकर कहने लगी, मेरी बेटी, ये कैसे मुमकिन है कि औलाद मुसीबत में हो और माँ को खबर ना हो। मैं माँ की गोद में बैठी रोए जा रही थी।